Hello students, welcome to e-learning with Asha. Today we are going to start investment accounts और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ये इसको कितने तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है और जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितने टाइप्स की हो सकती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर कुछ इनकम को अर्न करने के लिए, वो इनकम किस रूप में हो सकती है, डिविडेंड्स के रूप में हो सकती है या इंटरेस्ट एटसेट्रा के रूप में हो सकती है। तो वो कुछ एसेट्स में जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो एसेट्स होती हैं जो इस तरह की इनकम को अर्न करने के लिए इन्वेस्ट की जाती हैं। ओके, और इन्वेस्टमेंट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, तो हम आगे इस टॉपिक में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के जो भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से स्टॉक इन ट्रेड जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ही इसके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो है करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो डील करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है बच्चों, अभी बताया था ना क्या, कि एक तो है करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया गया है या फिर हो सकता है शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है। किसी भी रूप में अगर इन्वेस्ट किया गया है तो अब जैसे डिबेंचर्स में मान लीजिए इन्वेस्ट किया गया है तो ये हो सकता है 5 ईयरली में रिडीम होने वाले हों या फिर 10 ईयर्स में रिडीम होने वाले हों। और जहाँ तक शेयर्स की बात है वो तो जो है कंपनी के वाइंडिंग अप तक ही रहते हैं। तो यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे। देखिए, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो अगर उसकी इंटेंशन ये है कि मैं आज इन्वेस्ट करके इसको विद इन 1 ईयर सेल कर दूंगा, उसकी इस इंटेंशन के कारण वो उसको हम क्या कहते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बताया आपको बच्चों कि अगर जो इन्वेस्टर है उसकी इंटेंशन क्या है कि उसने इन्वेस्टमेंट को हेल्ड तो किया है बट कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ऊपर के लिए उसकी इंटेंशन नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट वो रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इसको सेल कर देगा। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हुई कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर जो इन्वेस्टर है उसकी इंटेंशन ये है कि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इसको होल्ड करके रखेगा इन्वेस्टमेंट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद अगर हमें मान लीजिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया जाता कि ये इन्वेस्टमेंट करंट है या फिर लॉन्ग टर्म है, तो आपको क्या इसको एज्यूम करके चलना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो
करंट इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये मानकर नहीं चलेंगे कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि होल्डिंग टाइम कितना है, ठीक है, कितनी टाइम पीरियड के लिए वो होल्ड करके रखना चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है, इन्वेस्टर की इंटेंशन क्या है कि वो 1 साल तक होल्ड करके रखेगा या 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखेगा। तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम इसको मानेंगे कि वो करंट इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। आई रिपीट कि अगर इन्वेस्टर की जो इंटेंशन है वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की क्या इंटेंशन है कि नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करके वो नहीं रखना चाहता, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। ओके, चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि एक एक्स लिमिटेड है, उसने 1000 डिबेंचर्स जो हैं एक्वायर किए ऑफ ₹100 ईच। कौन सी डेट को एक्वायर किए? 1 जुलाई 2019 को, विद एन इंटेंशन टू होल्ड देम फॉर ए पीरियड ऑफ 14 मंथ्स। कितने टाइम पीरियड के लिए? 14 मंथ्स के लिए। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको सजेस्ट करना है कि क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका, मीन्स ये करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 है वो इसके बारे में क्या डील करता है, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, क्या रूल बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर ने इस इंटेंशन से होल्ड किए हैं कि वो 1 साल से ज़्यादा तक नहीं ले रखेगा उसको, तो वो क्या होंगी? करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जो है इस इंटेंशन से होल्ड की गई हैं कि वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड नहीं की जाएंगी, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज वो क्या होंगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमारे क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम पीरियड का है? 14 मंथ्स का है, तो इसलिए ये 1 ईयर से ज़्यादा हो गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इन्वेस्टमेंट की गई हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए हैं बच्चों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, 14 मंथ्स फॉर मोर देन 1 ईयर होता है, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाएंगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको मान लीजिए हमने जो इन्वेस्टमेंट की है और अकाउंटिंग ईयर को हमें क्लोज करना है, तो उस टाइम पर हमें उसकी क्या वैल्यूएशन करनी है, तो उसकी इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हम देखते हैं। अगर तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है, हमें पता चल चुका है कि करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं। अगर तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए जो हमें वैल्यूएशन करना है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, विच एवर इज लोअर। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन को लेकर क्या बताता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस, वो हमारी क्या होगी? वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये करंट इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओके, और दूसरा प्रोविज़न हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर है, जो कि क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में क्या कहा गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस तरह से प्राइस वैल्यूड करनी है? इट इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। ध्यान सुनो बच्चों, क्या बताया कि अगर हमें पता लग गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसको हमेशा वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट प्राइस पर। ओके, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी लगाई है। क्या कंडीशन लगाई है कि अगर बट if there is permanent decline in the value of long term investment, means अगर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है, 95, 1980 इस तरह से उसकी वैल्यू में डिक्लाइन हो रहा है, तो प्रोविजंस क्या बताते हैं? प्रोविजन शुड बी मेड। तो हमें अलग से प्रोविज़न इसमें लगाने पड़ेंगे वैल्यूएशन को लेकर फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से करना है। अभी के लिए आपको जस्ट इतना याद रखना है कि अगर तो ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पर आपका को इन्वेस्टमेंट वैल्यू करनी है। और अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इट इज़ वैल्यूड, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये था हमारा क्या? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आगे देखते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। क्या कि देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन विच इज़ 15 लाख और फेयर वैल्यू इज गिवन विच इज़ 13,50,000। फेयर वैल्यू नथिंग इज बट इज मार्केट वैल्यू। ओके,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 15 लाख और जो फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू है 13,50,000 इज़ गिवन। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, ए पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, आपको बताना है इन्वेस्टमेंट की आप वैल्यू क्या लगाएंगे अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है। तो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या रूल बताया, तो देख लेते हैं। क्या रूल बताया था आपको करंट इन्वेस्टमेंट को लेकर कि करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया जाएगा किस पर, लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू। तो इन दोनों में से जो कम होगा 15 लाख और 13,50,000, विच एवर इज लोअर, क्या कम है बच्चों, 13,50,000 ये कम है। तो हमारे फर्स्ट जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, 13,50,000। ये हमारा किसके लिए आंसर है, करंट इन्वेस्टमेंट को के वैल्यूएशन को लेकर। चलिए अब अगर हम चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसकी क्या वैल्यू लगेगी, तो आपको क्या बताया था रूल कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है रूल कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बताता है कि इट इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। ओके तो इसको हमें कॉस्ट प्राइस पर वैल्यूट करना है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों, 15 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर, इसका आंसर है हमारा 15 लाख। ओके तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें वैल्यू करना है, अगर तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो किस तरह से करना है, और अगर तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो किस तरह से करना है। ओके चलिए अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट जो है देखा, अभी हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, वो अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स लिमिटेड ने जो है 1012% डिवेंचर्स परचेज किए हैं ऑफ ₹100 ईच। उसकी जो फेस वैल्यू वो है वो 100 है, पार वैल्यू 100 है, लेकिन उसको खरीदा कितने पर है, 130 पर डिवेंचर। ठीक है, इट पेड ₹40,000 कमीशन भी दिया है जब उसने परचेज किया इसको, एंड ₹30,000 फॉर स्टैम्प ड्यूटी भी पे की है। ठीक है, तो आप ये देखिए जब एक इन्वेस्टर परचेज करेगा इन्वेस्टमेंट्स को तो उसको क्या क्या कॉस्ट आएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक तो जो उसने परचेज किया, ठीक है, उसके अलावा किसी भी तरह के कमीशन या फिर ड्यूटी या टैक्सेस जो भी वो इसके लिए पे करेगा वो सारी इसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगी। ओके तो आपके इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक तो कमीशन पे किया है और स्टैम्प ड्यूटी भी पे की है। तो अकॉर्डिंगली जो रूल है वो हमारा क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी जो है वह हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी जो हमारे यहाँ पर 1000 डिबेंचर्स थे और 130 रुपीज़ पर डिबेंचर उसने परचेज किया। ठीक है, प्लस 40,000 रुपीज़ की कमीशन की अमाउंट को पे किया और 30,000 की अमाउंट की स्टैम्प ड्यूटी। तो अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारे ₹2 लाख के आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 लाख रुपए जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, आई रिपीट, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमने किया, जो हमारा रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या किया हमने, जो हमारे डिबेंचर्स थे जितने में परचेज़ किया वो हमारा परचेज़ प्राइस है। उसके बाद उसमें कमीशन की अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको मिला करके जो अमाउंट आएगी, जो कि आएगी 2 लाख रुपीज़ की, वो हमारी क्या होगी, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। ओके चलिए, तो ये हमारी 2 लाख रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपीज़ की। ओके 2 लाख रुपीज़ की हमारी ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें अब क्या करना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती हैं, एक तो हो सकती है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग स्क्रिप्स और दूसरी हो सकती हैं वेरिएबल इनकम बेयरिंग स्क्रिप्स। तो ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो अभी आपने क्या देखा, एक तो है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग स्क्रिप्स। ये स्क्रिप्स का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज से ही है। ठीक है, स्क्रिप्स मतलब सिक्योरिटीज।
फिक्स्ड इनकम का मतलब है कि फिक्स्ड परसेंटेज से जो है वो एक इनकम जनरेट होती है जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट पर, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स। तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, 1 लाख रुपीज़ के हमने अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो 12% से जो एक तरह से फिक्स्ड इनकम जो है आएगी, ठीक है। और वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जिनकी इनकम फिक्स नहीं होती। जनरली ये शेयर्स के केस में होता है, शेयर्स में डिविडेंड की इनकम होती है, और डिविडेंड की इनकम जो है कोई भी फिक्स में भी हो और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स है उसमें इंटरेस्ट की इनकम को शामिल किया जाता है, उसमें वो फिक्स्ड इनकम होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमें किस तरह से करनी है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स को, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स के अंदर हम क्या जैसे कि मैंने क्या बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ओके। जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड डिबेंचर्स कम्स अंडर दिस कैटेगरीज। तो ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स की कैटेगरी में आता है, ओके। चलो अब हमें देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स का क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए देख लेते हैं कि इसके भी अगेन क्या पार्ट्स हैं। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, एक तो एक्स इंटरेस्ट बेसिस हो सकता है या फिर कम इंटरेस्ट बेसिस हो सकता है। दोबारा सुनिए क्या बताया कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखने जा रहे हैं, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स। क्या बताया एग्जांपल इसका, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, उसमें अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना होगा, एक्स इंटरेस्ट या फिर कम इंटरेस्ट। तो ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जस्ट इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है। तो हमें अब क्या करना होगा, अपने इसमें कैलकुलेशन करना होगा कि जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो एक्स इंटरेस्ट है या फिर कम इंटरेस्ट है। हमें पता कैसे चलेगा कि वो एक्स इंटरेस्ट है या फिर कम इंटरेस्ट है। चलो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर ने जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक इन्वेस्टर है, उसने किसी कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो उसमें सपोज कीजिए कि जो इन्वेस्टर की बुक्स हैं वो बुक्स स्टार्ट होती हैं 1 अप्रैल को और क्लोज होती हैं 31 मार्च को, ठीक है। और क्या होता है कि जनरली जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं उसमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू होता है, और ड्यू बेसिस पर ही इंटरेस्ट क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब ये इंटरेस्ट ड्यू होता है तो ड्यू डेट पर जो इसको होल्ड करके रखा हुआ होगा इन्वेस्टमेंट को, मींस जो इसका होल्डर होगा उसको ही ये इंटरेस्ट जो है मिलेगा, ड्यू होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जो कंपनी की हाफ ईयरली की पॉलिसी है कि हाफ ईयरली वो इंटरेस्ट ड्यू करती है, और वो इंटरेस्ट ड्यू करती है 30 जून को और 31 दिसंबर को, ठीक है। ये 2 डेट्स पर वो इंटरेस्ट ड्यू करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक हमारा जो इन्वेस्टर है उसने 1 सितंबर को, कौन सी डेट को, 1 सितंबर को खरीदे, ठीक है। इन्वेस्टर ने खरीदे अपने डिबेंचर्स, ठीक है। मान लीजिए जो इन्वेस्टर है वो मिस्टर एक्स है, ठीक है, और जो जिससे खरीदे हैं वो मिस्टर ए है, ठीक है। अब ए के पास कब तक थे ये वाली इन्वेस्टमेंट, 1 अप्रैल से लेकर कौन सी डेट तक थे, 1 सितंबर तक किसके पास थे, जो हमारा मिस्टर ए है। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टर है, क्योंकि हमने इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टर की बुक्स में एंट्रीज करनी है, तो इन्वेस्टर जो है उसने कब ये परचेज किए, 1 सितंबर को, ठीक है। अब जो है 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक किसके पास थे, ये थे मिस्टर एक्स के पास इन्वेस्टमेंट्स,
अब आप थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा कि जो दो ड्यू डेट्स हैं, एक तो है 30 जून और दूसरी है 31 दिसंबर। सिर्फ एक साल में इन दो डेट्स पर ही जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होगा। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 30 जून पर इंटरेस्ट किसको ड्यू होगा? सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो है ड्यू होगा मिस्टर ए को, ठीक है। और जो 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट है वो किसको ड्यू होगा? वो ड्यू होगा मिस्टर एक्स को, क्योंकि उस डेट पर 31 दिसंबर को जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक्स ने होल्ड कर रखी हैं। ओके, अब आप देखिए कि हालांकि 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक किसके पास थे ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो ए के पास थी, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो ए को कब तक का मिला है? 1 अप्रैल से 30 जून तक का मिला है। लेकिन 30 जून के बाद से लेकर 1 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, मीन्स कौन कौन सा? जुलाई, अगस्त, ये 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, ये 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट है वो ए को नहीं मिला है। किसको मिलेगा? वो हमारे जो है जो न्यू इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, उसको मिल जाएगा। लेकिन हक किसका बनता था? हक बनता था ए का। तो अब क्या होगा कि जो ए है जब इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा एक्स को, तो वो क्या करेगा? या तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट को शामिल कर देगा, मींस जो वो इन्वेस्टमेंट की परचेज प्राइस होगी उसी में ही वो इंटरेस्ट जो होगा शामिल होगा, या फिर ये हो सकता है कि वो इंटरेस्ट की अमाउंट इन्वेस्टमेंट में शामिल ना हो। ठीक है, अगर शामिल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करके इंटरेस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है इन्वेस्टमेंट का, जो ए ने एक्स को जो है इन्वेस्टमेंट जो है परचेज करने के लिए दी, और अगर जो उस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो उसको बोलेंगे हम कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये अभी जो है हम आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है। इसको अब एक एग्जांपल से करने से पहले हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्या है? अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, तो इन्वेस्टर ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होगी? एक्सपेंस होगी, तो वो भी क्या होगा? डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें देख लेते हैं कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, ठीक है, जो यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा कैलकुलेट होगा नॉमिनल वैल्यू पर, पार वैल्यू पर। इसका मतलब क्या है? जैसे 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच के हैं खरीदे, चाहे वो 100 से ज़्यादा पे हों या 100 से कम पे खरीदे गए हों, लेकिन जो हमारी ये पार वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, इस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 1 लाख रुपीज़ पर, मान लीजिए 12% डिबेंचर्स है, 12/100 किसका किया जाएगा? 1 लाख का किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर की जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ओके, एक और इम्पोर्टेंट नोट है क्या कि जब हम क्या करते हैं, इन केस of quotation does not specify whether it is x interest और कम इंटरेस्ट। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि x इंटरेस्ट बेसिस भी हो सकता है, कम इंटरेस्ट बेसिस भी हो सकता है, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देखना है। बट अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये जो कॉस्ट ऑफ ये परचेज है इन्वेस्टमेंट की वो x इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, तो हमें क्या एज्यूम करना है बच्चों? इसको हमें x इंटरेस्ट ही एज्यूम करना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। किसकी बुक्स में बनाना है? ये हमें बनाना होता है बच्चों इन्वेस्टर की बुक्स में। ओके, इन्वेस्टर की बुक्स में हमें बनाना है। जो हमारे क्वेश्चन में वो पीरियड दे रखा होगा
कि जो 1 ईयर है कौन सा है, बुक्स कब क्लोज होती हैं, अकॉर्डिंगली हमें बनाना होगा। स्क्रिप्ट का मतलब किस तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। अभी हम फिक्स्ड बियरिंग जो है सिक्योरिटी स्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो हमारी ये डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होगी। जब हम देखेंगे कि वेरिएबल इनकम बियरिंग, तो वो मे बी शेयर्स में हो, तो स्क्रिप्ट क्या होगी, शेयर्स कहलाएगी। ओके, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हमारे ये जो बच्चों देख रहे हो आप, ये सारे कॉलम इसमें बनेंगे, आपको नज़र आ रहे हैं, ये फॉर्मेट है। ये बस देखने में लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी अलर्टनेस से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए, सबसे जो दो साइड्स हैं हमारी, दो साइड में एक तो है हमारी डेबिट साइड और एक है हमारी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में जितने कॉलम हैं उतने ही आपको क्रेडिट साइड में बनाने होंगे। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है डेट को लेकर के, दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ओके, अब जो ये 3 कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली बात है। यहाँ पर लिखा गया है नंबर, फिर दूसरे पे लिखा गया है इंटरेस्ट और तीसरे कॉलम पे लिखा गया है कॉस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज करता है, तो नंबर कितने कितने नंबर में इन्वेस्टमेंट परचेज करता है। सपोज 1000 डिबेंचर्स में परचेज किया, तो नंबर क्या होगा बच्चों, 1000। तो यहाँ उसको 1000 की जो है नंबर बताना होगा। ठीक है, और जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की कॉस्ट पड़ी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ध्यान रखना कि हमें क्या क्या इसमें शामिल करना होता है। जितने भी ब्रोकरेज, कमीशन, ड्यूटी, टैक्सेस हैं, सबको इसमें शामिल करना होगा जब हम परचेज करते हैं। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे मैं यहीं पर बता देती हूँ, जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो हमारी क्रेडिट साइड पर हमें दिखाना होगा, और उस टाइम पर ब्रोकरेज कमीशन ये हमारी डिडक्ट हो जाएगी। जब हम परचेज करते हैं तो हमें डेबिट साइड दिखाना होगा, क्योंकि परचेज करने पर हमारा खर्चा है, कॉस्ट है, तो वो हमें डेबिट साइड पर करना होगा। जब हम परचेज करेंगे तो ब्रोकरेज से, कमीशन से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें उनको सबको ऐड करना होगा। जब हम सेल करते हैं तो ब्रोकरेज कमीशन वगैरह हमारी जो होंगी, उससे हमारी जो प्राइस है वो डिडक्ट हो जाएगी, तो वो हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है। ओके, तो हमें यहाँ पे नंबर दिखाना है फर्स्ट कॉलम में, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर दिखाना है। ओके, अब सबसे बड़ी बात ये इंटरेस्ट अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें क्या लिखना होगा। ओके, तो अभी हम करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये देखिए इसमें क्या बताया गया है कि 1000 डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की गई है। ये क्या है बच्चों, ये 12% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और कितने के हैं इन्वेस्टमेंट, 100 ईच। ये 100 ईच क्या है बच्चों, ये पार वैल्यू, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कहेंगे, जिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ओके, उसके बाद क्या कहा गया, एट द रेट ₹130 पर डिबेंचर। ठीक है, था तो ये 100 का, लेकिन उसने कितने में लिया, 130 में। ठीक है, और किस से लिया है, वाई लिमिटेड से लिया है। ठीक है, वाई लिमिटेड से कौन सी डेट को लिया है, 1 जुलाई 2019 को। उसने क्या किया है, इट पेड ₹40,000 एज कमीशन एंड ₹30,000 फॉर स्टैम्प ड्यूटी। तो ये सब उसने इसको पे किया है। तो ये यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम इंटरेस्ट को यहाँ पर अवॉइड करेंगे। जस्ट हम देख लेते हैं हमसे क्या कहा गया है। हमें करनी है जर्नल एंट्री। ठीक है, और शो करना है कि जो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट्स होंगे इस क्वेश्चन को लेकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ये फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं है हमारा, जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से दिखाएंगे। इसकी जो जर्नल एंट्री है वो हमारी बच्चों होगी 1 तारीख को, 1 जुलाई 2020 को इन्वेस्टमेंट की गई है। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 लाख रुपीज़ कैसे आए, ये आपको क्लियर हो ही गए होंगे क्या, कि 1,30,000 रुपीज़, 1000 डिबेंचर ऑफ ₹130 प्लस 40,000 कमीशन ब्रोकरेज, ये सब ऐड कर देंगे, तो ये हमारी 2 लाख रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसको लेकर जाना है। तो फॉर्मेट में आपको अभी बता ही चुकी हूँ कि डेट लिखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट जो अगर परचेज करते हैं तो डेबिट में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है। 1000 डिबेंचर्स
में इन्वेस्टमेंट की गई है और कॉस्ट क्या है, कितनी आई है, जो अभी हमने यहाँ पर देखी, सबको मिला करके जितने भी हमारी ब्रोकरेज कमीशन वगैरह है तो वो 2 लाख रुपीज़ की है। यहाँ पर इंटरेस्ट को अभी हमने होल्ड किया है, अभी इंटरेस्ट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और दी और बताया नहीं है। इसको हम एक और आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है, किस तरह से हमें करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है कि 1 सितंबर को 2019 को एक्स लिमिटेड ने परचेज किए 1012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ वाई लिमिटेड फ्रॉम रवि। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने डायरेक्ट वाई लिमिटेड से नहीं लिए हैं, उसने रवि से लिए हैं, एक और पर्सन है उससे लिए हैं जो हमारा वाई लिमिटेड का जो है होल्डर था। तो उसने उससे कितने में लिए, 120 रुपीज़ पर जो है डिबेंचर लिए हैं। और साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। जब किसी इन्वेस्टमेंट्स को किसी वाई लिमिटेड से डायरेक्टली ना लेकर, मीन्स का किसी कंपनी से डायरेक्टली ना लेकर किसी और होल्डर से लिया जाता है, तो यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का जो है कंसेप्ट हमें देखना होगा। ओके, अगर हमारे इस क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ नजर आता तो हम इसको एक्स इंटरेस्ट ही एज्यूम करते। ओके, और यहाँ पर कमीशन की भी बात की गई है कि 5% ऑन परचेज उसने कमीशन भी पे किया है। चलिए, तो अब हमें करना क्या है देखते हैं। हमें करना है कि इसके बाद भी हमारे क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या गिवन है कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ वाई लिमिटेड। क्या पॉलिसी है वाई लिमिटेड की कि वो इंटरेस्ट तो पे करती है बट हाफ ईयरली पे करती है। बच्चों यहाँ पे कह रखा है साफ कि वो हाफ ईयरली पे करती है। और किस डेट को पे करती है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। चलो एक बार हम यहाँ पर एक डायग्राम बना करके इसको समझ लेते हैं कि हमें क्या कहा गया है। हमें ये कहा गया है कि जो है, अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल को से लेकर 31 मार्च तक के अकाउंट्स जो हैं अगर हमें बनाने हैं तो 30 जून को और कौन सी डेट को, 31 दिसंबर को, ये डेट्स को इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन डेट्स पर जो होल्ड करके रखा होगा इन्वेस्टर उसको ही इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में 1 सितंबर को एक्स लिमिटेड ने जो है रवि से परचेज किया था। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ने कितने जो है टाइम पर परचेज़ किया, 1 सितंबर को। सपोज यहाँ पर ये है 1 सितंबर को परचेज़ किया था। ओके, तो अब 1 सितंबर को परचेज़ किया था। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा, रवि को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब 1 सितंबर को एक्स लिमिटेड ने रवि से परचेज कर लिए तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स लिमिटेड को, क्योंकि इस डेट पर एक्स लिमिटेड जो है 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा, एक्स लिमिटेड को, क्योंकि इस डेट पर कौन होल्ड करके रखा हुआ है, एक्स लिमिटेड ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, जो ये जो टाइम पीरियड है बीच का, ठीक है, इस टाइम पीरियड पर इंटरेस्ट जो है वो किसको मिलेगा, वो भी 30 जून से लेकर ये सारा टाइम पीरियड का इंटरेस्ट मिलने वाला है जी एक्स लिमिटेड को। ठीक है, बट इस पर हक किसका था इस टाइम पीरियड का, इस पर हक था जो रवि का। तो इन दैट केस अभी हमें करना क्या होगा, जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो रवि क्या करेगा, रवि एक्स लिमिटेड से ले लेगा। ठीक है, तो वो एक्स लिमिटेड से लेगा। जो अब यहाँ पर जो ये 120 रुपीज़ उसने मांगे हैं 1000 डिबेंचर्स पर, तो ये 120 रुपीज़ में इंटरेस्ट शामिल है या नहीं, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि ये इंटरेस्ट शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या सिचुएशन बोलेंगे, एक्स इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो अभी हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जनरल एंट्री बनानी है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसके अंदर ये सारे एब्स्ट्रैक्ट को शो करना है और अकाउंट्स जो क्लोज होते हैं 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 1000 डिवेंचर्स हैं, 120 पर डिवेंचर है, बट उसकी पार जो वैल्यू है वो पार वैल्यू है 100। तो इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होगा बच्चों, 1000 डिवेंचर इंटू 100 रुपीज़ को करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर हो जाएंगे इंटू 12% जो है, इस तरह से हम 12% से कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग। और जितने मंथ्स जो हैं कितने मंथ्स बताए थे, कितने मंथ्स जो हैं वो इंटरेस्ट
जो है रवि लेगा वो 2 मंथ्स का। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद कमीशन की बात की गई है। कमीशन क्या कहा गया है? 5% ऑन परचेज। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात एक और बताने जा रही हूँ बच्चों, कि जो कमीशन है या ब्रोकरेज है वो कोटेड प्राइस, क्या बताया? कोटेड जो प्राइस होती है उस पर कैलकुलेट होता है। अमाउंट में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर परसेंटेज में गिवन है तो कोटेड अमाउंट कितनी है बच्चों? कितने में रवि कोट कर रहा है? 120 रुपीज़ पर डिबेंचर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 120, इस पर 1,20,000 पर 5% का कमीशन वो जो है इन्वेस्टर पे करेगा। ओके, तो ये सब को हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो करेंगे। एक जनरल एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हमारे ये 1,26,000 कैसे आए बच्चों? कि 1,20,000 जो था, जितने कोटेड प्राइस था, प्लस हमें 5% का कमीशन इसमें ऐड करना है, ठीक है। 1,20,000 पर 5% का 1,26,000 आ गया बच्चों। ये 2,000 का कैसे आया? कि जो हमारे डिबेंचर्स की पार वैल्यू है वो 1 लाख है, उस पर 12% से, और कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये 2000 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होती है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट के कॉलम को ब्लैंक छोड़ा था, तो यहाँ पर हमें इस 2000 की अमाउंट को दिखाना होगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट के कॉलम में हमें क्या लिखना होता है। ये सारी जो चीज़ें हमने परचेज किया तो डेबिट साइड में किया, अगर हमें सेल करना होता तो हम कहाँ करते? क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, उसमें हमारा क्या है? एक कमीशन की भी बात की गई है जो कि 2% है, टैक्सेस की भी बात की गई है जो कि 5% ऑन परचेज है। यहाँ आपको करना क्या है? यहाँ पे क्या कहा गया? 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच वाई लिमिटेड से लिए हैं, वाई लिमिटेड के हैं, जो कि रवि से लिए गए 130 ईच। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताए बच्चों? कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि जो इसके अंदर इस 130 रुपीज़ की अमाउंट में इंटरेस्ट भी शामिल है। जब इंटरेस्ट शामिल होता है तो जो इंटरेस्ट शामिल होता है ना, तो आपको क्या करना होता है? उसको डिडक्ट करना होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो होगी जितने में इन्वेस्टमेंट जो है खरीदी गई है, उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमने जो थर्ड पार्टी को देना है वो इंटरेस्ट शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? अपने जो इस अमाउंट में जो इंटरेस्ट जितना भी शामिल है उसको डिडक्ट करके दिखाना होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमें ये कमीशन और ये टैक्सेस को भी ऐड करना होगा, ठीक है। अब आगे क्या कहा है हमसे कि कंपनी जो है, कंपनी की पॉलिसी क्या है? वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है। वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट किस बेस पर देती है? सेम 30 जून एंड 31 दिसंबर की यहाँ पर बात की गई है। तो आप ये देखिए कि एक्स लिमिटेड ने कब परचेज किए? 1 नवंबर को, ठीक है। जब 30 जून की बात आएगी, 30 जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, कितने मंथ्स हो गए बच्चों? 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का जो है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसको इस में से डिडक्ट करना है, ठीक है। तो वो आपको कैसे करना है? तो वो करने के लिए आपको अभी यहाँ पे कैलकुलेशन बता देते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, ठीक है। एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन वापस। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच है, ठीक है। तो ये हो गए 2 लाख रुपीज़ अगर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, बट कितने में हमने खरीदे? 130 रुपीज़ में। तो 2 लाख इंटू 130 कितने हो गए बच्चों? ये हो गए हमारे 2,60,000 के, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है? 4 मंथ्स का। तो अब वापिस हम देख लेते हैं कितना कैलकुलेशन बैठेगा हमारा कि 2,60,000 2,60,000। इसमें हमने क्या करना है? इंटरेस्ट को हटाना है। इंटरेस्ट को कैसे हटाया जाएगा बच्चों? 2 लाख रुपीज़ की जो पार वैल्यू है, ठीक है, उस पर हमें क्या करना है? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा?
वो आपको बताया गया था कि हमें कितने परसेंटेज दे रखा है, 12%। और कितने मंथ्स बताए मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके, 4 मंथ्स। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़ का। तो 2,60,000 में से 8,000 को हम डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2,52,000। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये 2,52,000 हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो इसमें क्या शामिल करेंगे, जो हमारी कमीशन की अमाउंट है, कमीशन की अमाउंट ऐड करेंगे और जो टैक्सेस है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारी कमीशन की अमाउंट है वो हमारी किस पर कैलकुलेट होगी, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो कमीशन है वो कोटेड प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो कोटेड प्राइस हमारा कितना है, 2,60,000। कोटेड प्राइस जितने में इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया तो वो कोटेड प्राइस है 2,60,000 पर 2% की कमीशन की बात करता है। तो 5,200 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और क्या ऐड करना है यहाँ पे, टैक्स। लेकिन जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस कैलकुलेट होंगे बच्चों 2,52,000 की अमाउंट पर, कॉस्ट ऑफ परचेज पर। जो टैक्स पे किया जाता है वो पे किया जाता है जितना हमने परचेज की कॉस्ट ली है, मतलब परचेज करने के लिए जो कॉस्ट दी है। तो वो कैलकुलेट करने के बाद आएगा बच्चों 12,600। तो इनको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे 2,52,000 को, 5,200 को, 12,600 को, तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमें करके अपनी जो है एंट्री को दिखाना होगा। तो कितना आ जाएगा, 2,69,800 सबको ऐड करेंगे तो, और इंटरेस्ट हमारा 8,000 का था और इनको मिलाएंगे तो 2,77,800। और हमें क्या करना है, कितने नंबर में हमारे डिबेंचर से 2,000 के ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाए जाएंगे और 8,000 का इंटरेस्ट था और 2,77,800 की टोटल अमाउंट थी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अभी आज की जो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के लिए हमें देखना होता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और उस पर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अगर परचेज की जाती है तो कैसे लिखा, किस तरह से शो किया जाता है, सेल्स की जाती है तो कैसे शो किया जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को किस तरह से क्लोज किया जाता है, कैसे बैलेंसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करनी है। ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको आज का जो है लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।